ननंद ने भाभी के संदूक से गहने चुराकर अपने बैग में भर लिए। लेकिन जैसे ही सास ने विदाई के समय बैग की तलाशी ली तो जज सच सामने आया। उसे देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार मेरे प्यारे परिवार, मैं हूं आपका बेटा विवेक। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हर उस घर की कहानी है जहां लालच और रिश्तों के बीच एक जंग छिड़ी होती है। यह कहानी आपकी आंखों में आंसू निकाल देगी और अंत में आपको एक ऐसा सुकून देगी जैसे बरसों बाद इंसाफ मिला हो। तो दिल थाम कर बैठिए। कहानी की शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय लेकिन संस्कारों से भरे हुए खुशहाल परिवार से। घर की बड़ी बहू मधु अपने कमरे में अलमारी संवार रही थी। तभी उनकी ननद तान्या, जो कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी, बड़े लाड़ और अधिकार के साथ कमरे में दाखिल हुई। तान्या की नज़रों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो प्रेम की नहीं बल्कि लोभ की थी। तान्या सीधे मधु के पास जाकर बैठ गई और बड़े मीठे स्वर में बोली, भाभी, वो जो आपके शादी वाले कुंदन के भारी गहने हैं ना, वो मुझे दे दो ना। अगले हफ्ते मेरी खास सहेली की शादी है, मुझे वही पहन कर जाना है। सब देखेंगे तो जल भुन जाएंगे। मधु के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने मुड़कर तान्या को देखा। मधु जानती थी कि तान्या को गहनों का कितना शौक है, लेकिन वो गहने मधु के लिए सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं थे। वे उसकी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी थी, जो उन्होंने अंतिम सांसें लेते हुए मधु को सौंपे थे। वो गहने मधु के जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी थे। मधु ने बहुत ही विनम्रता और स्नेह से तान्या के सर पर हाथ फेरा और बोली, तान्या, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, लेकिन वो गहने, वो मेरी माँ का आशीर्वाद है। मैंने अपनी शादी के बाद उन्हें कभी नहीं पहना, बस संभाल कर रखा है। मैं उन्हें देने में थोड़ा संकोच महसूस करती हूँ। तुम बुरा मत मानना मेरी गुड़िया। मधु का इतना कहना था कि तान्या का चेहरा, जो अब तक खिला हुआ था, वो अमावस की रात की तरह काला पड़ गया। उसके तेवर तुरंत बदल गए। जिस ननद की आवाज़ में शहद घुला था, अब वहाँ कड़वाहट भर आई। तान्या ने झटके से मधु का हाथ अपने सर से हटाया और तख्ती से बोली, वाह भाभी, मैं तो ससुराल से यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरा मायका है, यहाँ मेरा हक है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप उस गहनों पर कुंडली मार कर बैठी हैं। अरे, मैं वापस कर देती, खा थोड़ी जाती। भाभी, अगर मैं वो पहन कर जाती तो मेरी कितनी वाहवाही होती, पर आपको मेरी खुशी से ज़्यादा अपने उन पुराने गहनों की पड़ी है। मधु का दिल भर आया। उसने फिर समझाने की कोशिश की, देखो तान्या, तुम गलत मत समझ रही हो। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें वो डिज़ाइन इतना ही पसंद है तो मैं कल ही तुम्हें सुनार के पास ले चलती हूँ। हम तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही, बल्कि उससे भी भारी नया सेट बनवा देंगे। लेकिन प्लीज़, मेरी माँ की उस निशानी के लिए जिद मत करो। लेकिन तान्या के सिर पर तो हठ का भूत सवार था। उसने पैर पटका और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी भीख। अपनी चीज़ें छाती से लगा कर रखिए। इतना कहकर तान्या पैर पटकते हुए वहां से निकल गई और सीधे अपनी माँ विमला देवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। विमला देवी इस घर की रीढ़ थी, सख्त, उसूलों वाली और न्यायप्रिय महिला। वो पुराने जमाने की थी, लेकिन गलत और सही का फर्क बखूबी जानती थी। मधु कमरे में अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो सोचने लगी कि क्या उसने मना करके गलती की, क्या रिश्तों की कीमत सोने से कम है। लेकिन फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वो गहने उसकी माँ ने अपना पेट काट काट कर पाई पाई जोड़ कर बनवाए थे। वो उन्हें पैसन के लिए किसी को कैसे दे सकती थी। खैर, तान्या मुंह फुलाकर अपनी माँ के कमरे में गई, लेकिन वहां उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि विमला देवी गलत बात पर अपनी बेटी का भी पक्ष नहीं लेंगी। इसलिए तान्या के दिमाग में एक खौफनाक योजना आकार लेने लगी। उनके मन में लालच का विष इतना फैल चुका था कि उसे अब रिश्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, बस वो चमकते हुए गहने दिखाई दे रहे थे। रात हो गई, पूरा घर शांत हो गया। मधु सबको खाना खिलाकर रसोई समेटकर अपने कमरे में सोने चली गई। थकावट के कारण उसकी आंख जल्दी लग गई। घड़ी की सुई रात के 2 बजा रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई तान्या अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम बिल्ली की तरह दबे हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच का नशा डर पर भारी पड़ रहा था। वो धीरे से मधु के कमरे में दाखिल हुई। मधु गहरी नींद में थी। तान्या की नजरें अलमारी पर पड़ी गड़ी थी। उसे पता था कि चाबी मधु के तकिए के नीचे ही रहती है। तान्या ने अपनी सांसें रोकी और कांपते हाथों से धीरे से तकिए के नीचे हाथ डाला। मधु ने करवट ली। तान्या की रूह कांप उठी। हे भगवान, अगर भाभी जाग गई तो। लेकिन मधु सोती रही। तान्या ने चाबी निकाली और अलमारी खोली। हल्की सी चूं की आवाज हुई जो सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। तान्या ने जल्दी से वो मखमली लाल डिब्बा निकाला, उसे खोला और अंधेरे में भी वो कुंदन के हार चमक उठे। तान्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने सोचा, भाभी ने सीधी उंगली से घी नहीं दिया तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ी। अब मैं ये ले जाऊंगी और बाद में कह दूंगी कि चोरी हो गए, किसी को शक नहीं होगा। उसने गहने अपने दुपट्टे में छिपाए और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। उसने उन गहनों को अपने कपड़ों के बीच बैग की सबसे निचली तह में छिपा दिया। उसे लगा कि उसने जंग जीत ली है। अगली सुबह घर का माहौल
कुछ बदला बदला सा था। मधु सुबह जल्दी उठकर तान्या के लिए नाश्ता बना रही थी। वो कल की कड़वाहट को मिटाना चाहती थी। मधु ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए, ताज़ा मक्खन निकाला और पुदीने की चटनी पीसी। रसोई से उठती घी की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। लेकिन तान्या के चेहरे पर अभी भी 12 बजे हुए थे। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी लेकिन नज़रें चुरा रही थी। मधु ने प्यार से परोसते हुए कहा, तान्या, लो तुम्हारे पसंद के पराठे। कल की बात को भूल जाओ ना, तुम तो मेरी प्यारी बहन जैसी हो। तान्या ने रूखा सा जवाब दिया, जी भाभी, मैं खा रही हूँ, मुझे जल्दी निकलना है, ससुराल में काम है। मधु को तान्या की हड़बड़ाहट अजीब लगी। जो तान्या हमेशा जाने के नाम पर रोने लगती थी, आज वो भागने की जल्दी में क्यों है? उसकी आंखों में एक चोर था जो मधु की पारखी नज़रों से छिप नहीं पा रहा था। जब तान्या अपना सामान लेकर हॉल में आई तो उसका व्यवहार बहुत ही असामान्य था। वो बार बार अपने बैग को टटोल रही थी, पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी, जबकि पंखा चल रहा था। मधु चाय लेकर आई और बोली, तान्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और एक मिनट, तुम्हारा बैग इतना फूला हुआ क्यों लग रहा है? कल तक तो इसमें इतना सामान नहीं था। तान्या का कलेजा मुंह को आ गया। वो हकलाते हुए बोली, वो भाभी, मैंने माँ के कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, बस वही है। आप मेरे बैग को क्यों घूर रही हैं? मधु का शक यकीन में बदलने लगा। मधु के संस्कारों ने उसे रोका, लेकिन उसके अंतर मन ने कहा कि कुछ तो गलत है। तभी वहां विमला देवी आ गई। विमला देवी ने अपनी बेटी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा। वो समझ गई कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मधु ने हिम्मत करके बहुत ही संकोच के साथ कहा, तान्या, बुरा मत मानना, लेकिन क्या मैं एक बार देख सकती हूँ कि कोई ज़रूरी सामान तो गलती से तुम्हारे बैग में नहीं चला गया? घर की चाबियाँ भी नहीं मिल रही हैं। मधु ने झूठ बोला था कि तान्या की बेइज्जती ना हो। इस पर तान्या भड़क गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बस अब यही देखना बाकी था। भाभी, अब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। माँ, देखो अपनी लाडली बहू को, ये मेरी तलाशी लेना चाहती है। क्या मेरे मायके में अब मेरी कोई इज्जत नहीं बची? तान्या ने सोचा कि वो चिल्लाकर अपनी चोरी छिपा लेगी, लेकिन वो भूल गई कि उसके सामने विमला देवी खड़ी है। अब वापस आते हैं उस तनावपूर्ण माहौल में। तान्या चीख रही थी, नाटक कर रही थी। विमला देवी ने एक पल मधु को देखा और एक पल अपनी बेटी को। माँ की नज़रें एक्सरे मशीन की तरह होती हैं, वो आर पार देख लेती हैं। विमला देवी ने कड़क आवाज में कहा, शांत हो जा तान्या, अगर तूने कुछ नहीं किया है तो डर किस बात का? और मधु, अगर तुझे शक है तो शक दूर करना जरूरी है। तान्या, बैग खोलो। तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गड़ाई, माँ, आप इस कल की आई बहू की बात अपनी बेटी को जलील करेंगी? विमला देवी आगे बढ़ी और खुद तान्या के हाथ से बैग छीन लिया। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है, कहते हुए विमला देवी ने बैग की चैन खोल दी। जैसे ही उन्होंने कपड़ों की तह हटाई, वहां वो लाल मखमली डिब्बा रखा था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। मधु ने अपने हाथों से मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे अपने गहने मिल गए थे, लेकिन उसका ननद पर से विश्वास हमेशा के लिए खो गया था। विमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल नहीं हुआ, बल्कि शर्म से पीला पड़ गया। उन्होंने वो डिब्बा निकाला और तान्या की आंखों में आंखें डालकर देखा। तान्या नजरें नहीं मिला पा रही थी। विमला देवी ने कांपती हुई आवाज में, लेकिन चट्टान जैसी मजबूती के साथ कहा, तान्या, तुझे हमने यही संस्कार दिए थे? अपनी ही भाभी, जो तुझे सगी बहन मानती है, तूने उसके घर में डाका डाला। अरे, अगर तुझे चाहिए थी तो मांग लेती, लेकिन चोरी? तूने आज मेरी कोख को लज्जित कर दिया। तान्या रोने लगी, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो गहने बहुत पसंद थे, मैं बस पहन कर वापस कर देती। खामोश, विमला देवी ने दहाड़ा। चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 1 लाख की। आज तूने गहने नहीं चुराए, तूने इस घर का विश्वास चुराया है। फिर विमला देवी ने जो किया, उसने मधु का दिल जीत लिया। उन्होंने वो गहने मधु के हाथ में रखे और हाथ जोड़कर अपनी ही बहू के सामने खड़ी हो गई। बहू, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी परवरिश में ही कहीं कमी रह गई होगी। ये गहने तुम्हारे हैं और आज से इनकी चाबी तुम अपने पास नहीं रखोगी, बल्कि बैंक के लॉकर में रखोगी। और तान्या, उन्होंने तान्या की तरफ मुड़कर कहा, आज तुम यहाँ से ये गहने लेकर नहीं, बल्कि एक सबक लेकर जाओगी। गहने केवल धातु के टुकड़े हैं, असली गहना इंसान का चरित्र होता है। अगर चरित्र काला पड़ जाए तो दुनिया का सारा सोना भी उसे नहीं चमका सकता। तान्या फूट फूट कर रो रही थी। वो मधु के पैरों में गिर गई। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। मधु का दिल तो मोम सा था। उसने तान्या को उठाया और गले लगा लिया। तान्या, इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारना भी इंसान का ही काम है। मुझे गहनों का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि तुमने मुझसे मांगा क्यों नहीं और हक समझकर ले क्यों नहीं लिया।
पर चोरी करके तुमने मुझे पराया कर दिया था। उस दिन तान्या अपने ससुराल खाली हाथ गई, लेकिन उसका मन भारी था और उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। विमला देवी ने साबित कर दिया कि एक सास के लिए न्याय ममता से बढ़कर होता है। घर का माहौल फिर से पवित्र हो गया, क्योंकि वहां झूठ और लालच का मैल धुल चुका था।